हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट 1 से द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है। तो आज हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को क्या डिफाइन किया गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। और क्या लिखा गया है इसका डेफिनेशन देखिए आप। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब इसका मतलब क्या होता है? ये जो डेफिनेशन दी गई है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ये जो है टू एसेंशियल एलिमेंट्स है। ये जो टू एसेंशियल एलिमेंट्स है, सबसे पहला एग्रीमेंट एक एसेंशियल एलिमेंट हो गया कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में। हम इसे जो है डिस्कस करेंगे तब आपको कॉन्ट्रैक्ट समझ में आएगा। अब दूसरा जो है एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। तो दो एसेंशियल एलिमेंट्स है। तो आप जो है ये दो एसेंशियल एलिमेंट्स, आप अगर पूछा जाएगा व्हाट आर द टू एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको क्या आंसर करना है? आपको आंसर करना है एग्रीमेंट और दूसरा जो है एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो ये जो है टू एसेंशियल एलिमेंट्स हैं किसके? कॉन्ट्रैक्ट के। टू एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट में वो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को क्या डिफाइन किया गया है, एग्रीमेंट क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो है उसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2E में। अब आप कैसे याद रखेंगे एग्रीमेंट जो है सेक्शन 2E में है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डबल ई है, तो डबल ई और एग्रीमेंट में ई, तो आप याद रख सकते हैं कि सेक्शन 2E जो है वो एग्रीमेंट में डबल ई होता है, उसके लिए है। अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या दिया गया ये देखते हैं। एवरी प्रॉमिस and every set of promise every promise and every set of promises forming the consideration for each other। ये है डेफिनेशन एग्रीमेंट की सेक्शन 2। अब इसे जो है हम लोग समझते हैं कि एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस। मैं इसको बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। हमारे केस में मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्रॉमिस किया कि मैं आपको कार दूंगा, और प्रॉमिस किया पर्सन बी ने, मिस्टर बी ने क्या प्रॉमिस किया? मैं आपको मनी दूंगा। तो यहां पे प्रॉमिस हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉमिस। एंड सेट ऑफ प्रॉमिस का मतलब क्या हो जाएगा? दो प्रॉमिसेस हुए। एक प्रॉमिस हुआ और वापस बी ने भी जो है प्रॉमिस किया पर्सन ए को, तो यहां पे
आप देख सकते हैं कि इस डेफिनेशन में लिखा हो गया है एवरी प्रॉमिस। तो सबसे पहला यहां पे प्रॉमिस हुआ था, ये हो गया एवरी प्रॉमिस। एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस क्या मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे एक प्रॉमिस जब हुए तो वापस जो है पर्सन बी ने भी प्रॉमिस किया, तो सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब ये कंसिडरेशन का मतलब क्या हो जाता है, कंसिडरेशन का मतलब हो जाता है कि पर्सन ए जो है वो पर्सन बी को कार देगा और उसके बदले में पर्सन बी जो है उन्हें मनी देगा। तो ये कहलाता है कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो होप आपको समझ में आया होगा कि एग्रीमेंट को आप कैसे लिखेंगे और सेक्शन 2E में कैसे एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है। तो एवरी प्रोमिसेस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। हमारे एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया है, ये प्रॉमिस है एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस, दो प्रोमिसेस हो गए। और यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड करता है कि प्रोमिसर कौन है, प्रोमिसी कौन है। तो जब पर्सन ए पर्सन बी को ऑफर किया तो ये प्रॉमिसर है कि मैं कार दूंगा, और जब प्रॉमिस बी ने किया कि मैं आपको मनी दूंगा, तो इस केस में इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो प्रॉमिसर जो है वो बी रहेगा। तो यहां पे जब कार देने की बात होगी तो ये प्रॉमिसर होंगे और ये प्रॉमिसी होंगे। लेकिन जब मनी देने की बात होगी तो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा, और ये मनी देने की बात कर रहे हैं तो मनी देने के लिए ये प्रॉमिसर होंगे और रिसीव करेंगे तो ये प्रॉमिसी होंगे। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है कि एवरी प्रोमिसेस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ईच अदर मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, कंसिडरेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, एग्रीमेंट। और ये किस में डिफाइन किया गया है, आपको मैंने ट्रिक बताया था डबल ई, और डबल ई में से आप जो है डबल मतलब क्या होता है टू, और ई डबल ई। तो आप ऐसे जो है याद रखेंगे एग्रीमेंट सेक्शन 2E। तो होप आपको एग्रीमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं कि प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस को कैसे डिफाइन किया गया है। तो प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है सेक्शन, प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2B में, सेक्शन 2B में। अब देखो आप इसे कैसे याद रखेंगे कि प्रॉमिस को जो है डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में। अगर आप P को देखेंगे, अगर आप P को जो है उल्टा बना देते हैं तो वो D बन जाता है, लेकिन हमको क्या करना है, D नहीं बनाना है, हमको उल्टा जो है इसे B बनाना है। आ रहा है समझ में। और बी कैसे, आप यहां पे देखेंगे ये ऐसे बी होता है, आप इसे हटा दो तो ये क्या बन जा रहा है, आपका पी से बी बन जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहां से ये यहां से हटा करके बस ये यहां लगाना है। तो ये क्या बन गया आपका सेक्शन, प्रॉमिस का आप याद रखेंगे सेक्शन 2B। अब हम यहां पे आगे डिस्कस करते हैं प्रॉमिस को जो है कैसे डिफाइन किया गया, इसकी मीनिंग क्या है, चलिए देखते हैं। अब यहां पे क्या होता है, व्हेन the person, when the person to whom the proposal is made, the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. The proposal is said to be accepted. The proposal is said to be accepted. Proposal
आप लोगों को बिल्कुल नहीं सोचना है इतना बड़ा डेफिनेशन क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही ईजी लगेगा। प्रपोजल एक्सेप्टेड becomes a promise। अब देखो हमारे एग्जाम्पल के थ्रू इस डेफिनेशन को मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो जब हुआ क्या, हमारे एग्जाम्पल में एक पर्सन है, पर्सन ए, मिस्टर ए जो थे, मिस्टर ए ने क्या किया, ऑफर किया, मिस्टर ए ने ऑफर किया कार आप परचेज करेंगे क्या, पर्सन बी यानी कि मिस्टर बी को। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रपोजल, कार का प्रपोजल था। कार का प्रपोजल किन्होंने किया, मिस्टर ए ने प्रपोजल किया, किसको, बी को। तो यहाँ पे प्रपोजल जब हुआ तो ये यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ, व्हेन द पर्सन किसकी बात कर रहा है, मिस्टर ए की, टू हुम द प्रपोजल इज मेड। टू हुम का मतलब क्या हो जाएगा, प्रपोजल किसे किया गया, बी को। टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट। सिग्निफाइज हिज एसेंट का मतलब ये आंसर करेगा यस, या तो एक्सेप्ट करेगा या तो ये आंसर करेगा नो, है ना। तो एसेंट की बात हो रही है, जब अगर ये यस कह देता है तो वो क्या कहलाता है, एसेंट, यस, है ना। देयर टू मतलब पर्सन ए ने पर्सन बी को ऑफर किया, प्रपोजल किया कि आप जो है मेरी कार परचेस करेंगे क्या, मेरी कार परचेस करेंगे क्या। और द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। और प्रपोजल एक्सेप्टेड का मतलब यस जब बोलेगा पर्सन बी तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो बिकम अ प्रॉमिस। और इसने एक्सेप्ट कर लिया तो इसने प्रॉमिस किया पर्सन ए को कि मैं आपकी कार परचेस करूंगा और आपको पे करूंगा। तो ये कहलाता है प्रॉमिस। प्रॉमिस तभी होगा वहां पे जब एक्सेप्टेंस होती है। और एक्सेप्टेंस किसकी होती है, प्रपोजल की। प्रपोजल की जब एक्सेप्टेंस हो जाती है तो यहाँ पे लॉ के शब्दों में हम यस को एसेंट कहते हैं, इसे आप कहेंगे प्रॉमिस। तो होप आपको समझ में आ गया हो। अब मैं आपको कैसे ट्रिक बताया था, प्रॉमिस को आप कैसे याद रखेंगे, पी को आप अगर नीचे से उल्टा लिख देंगे तो ये बन जाएगा बी। तो टू बी आपका किसके लिए रहता है, सेक्शन टू बी, प्रॉमिस के लिए। तो आपको ये जो है डेफिनेशन प्रॉमिस का लिखना रहेगा। अब देखो, अब इसी में आपको फर्दर मैं बताता हूं कि आप आंसर कैसे करेंगे इसे, ठीक है। अब यहां पे आपको लिखना क्या रहेगा, एग्रीमेंट is the result, agreement is the result of the proposal, agreement is the result of proposal made by one party to the other party and that party gives his acceptance thereto, of course, for mutual consideration। अब इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब है एकदम सिंपली अगर मैं बात करूं, देखो एग्रीमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रपोजल। हाँ, एग्रीमेंट कब बनेगा, एग्रीमेंट तभी कहलाएगा, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं हमारे केस में मिस्टर ए ने जो है मिस्टर बी को ऑफर किया था, मिस्टर बी को ऑफर किया था, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, मिस्टर ए ने प्रपोजल रखा कि आप मेरी कार खरीदेंगे क्या, प्रपोजल हुआ। मेड बाय वन पार्टी, मेड बाय वन पार्टी का मतलब ये वन पार्टी किसे कह रहे हैं, ये वन पार्टी का मतलब होता है मिस्टर ए,
इनको कह रहे हैं, ठीक है। टू अदर पार्टी, टू अदर पार्टी कौन हो गया भाई हमारे केस में? अदर पार्टी हो गए मिस्टर बी, अदर पार्टी, एंड दैट द पार्टी गिव्स हिज एक्सेप्टेंस। और ये जो पार्टी है ये क्या कर लेगा? अपना एक्सेप्टेंस दे देगा, यानी कि एसेंट दे देगा, एक्सेप्टेंस देयर टू, ऑफ कोर्स फॉर अ म्यूचुअल कंसिडरेशन। और म्यूचुअल कंसिडरेशन इनके बीच में क्या होगा? आप मुझे कार दो, आप मुझे कार दो और मैं आपको मनी दूंगा। पैसा है तो बड़ी 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 बातें। तो यहां पे क्या हो गया? जब ए ने प्रपोजल दिया तो प्रॉमिस किया कि मैं आपको कार दूंगा, और एक्सेप्ट हुआ तो उन्हें जो है कार देना पड़ेगा और पर्सन बी को मनी देना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जो है, मैंने आपको बताया था ऑब्लिगेशन, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑब्लिगेशन एंड राइट के बारे में। तो ऑब्लिगेशन हो गया, जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो ऑब्लिगेशन हो जाती है दोनों पार्टीज की, और राइट्स हो जाती है दोनों पार्टी की। तो ए की ऑब्लिगेशन क्या रहेगी? ए की ऑब्लिगेशन रहेगी कि वो कार देगा, और बी की ऑब्लिगेशन रहेगा कि वो मनी देगा। और इनकी राइट क्या रहेगी? ए की राइट रहेगी कि वो मनी रिसीव करेगा, और बी की राइट क्या रहेगी? कि वो कार रिसीव करेगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये मीनिंग जो लिखा हुआ था मैंने क्या आपको समझाया है। और म्यूचुअल कंसिडरेशन का मतलब होता है ये दोनों के बीच में जिस भी बात को लेकर के समझौते हुए थे, जिस भी बात को लेकर के प्रॉमिस हुआ था। अब हम बात करेंगे एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब हम बात करेंगे एनफोर्सिएबल, तो इसे हम कहेंगे एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट must give rise to legal obligation, a contract must give right to legal obligation, rise to legal obligation। अब देखो यहाँ पे होगा क्या? अगर मैं बोलता हूँ हमारे एग्जाम्पल को लेकर के, तो मिस्टर ए ने जो है मिस्टर बी को ऑफर किया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर किया कार जो है बहुत सारे शोरूम्स सेल करते हैं, और लॉ की नज़रों में ये जो है लीगल ऑब्लिगेशन है, कोई गलत काम नहीं है। कार बेचना कोई गलत काम नहीं है, तो ये क्या है? एक लीगल ऑब्लिगेशन है। लेकिन अगर मैं, ये सिनेरियो 1 है, केस 1 अगर हम मान के चले ऐसा हुआ, लेकिन अगर मैं वहीं पे आपको कहता कि केस 2 में अगर पर्सन ए है, मिस्टर ए, वो पर्सन बी को ऑफर करता कार, लेकिन वो चोरी की होती, स्टोलन कार, तो ये चोरी की कार है, ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। लॉ की नज़रों में चोरी की कार बेचना गलत है, तो ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब होता है ये, जहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन होती है, और स्टोलन कार को बेचना ये नो लीगल ऑब्लिगेशन। तो जो लीगल ऑब्लिगेशन होगी उसे हम कहेंगे एनफोर्सिएबल बाय लॉ, और जो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी उसे हम कहेंगे नो लीगल ऑब्लिगेशन। और ये आपका कहलाता है एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, लेकिन ये कहलाएगा आपका नॉट एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अब इसे जो है मैं दूसरे एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको। केस 1 में आप ले लो, पर्सन ए ने पर्सन बी को बोला कि आप जो है गन मुझे दे दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। आप मुझे गन दे दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। ये लॉ की नज़रों में क्या लीगल ऑब्लिगेशन है? तो आपका आंसर है नो लीगल ऑब्लिगेशन
स्मगलिंग कर रहे हैं गन की, तो ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन अगर वही मैं कहता पर्सन ए जो है पर्सन बी को ऑफर कर रहा है कि आप जो है मेरे से बाइक परचेस कर लो, तो बाइक जो है वो एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, क्योंकि लॉ के नज़रों में ये एनफोर्सिएबल बाई लॉ है, कोई गलत काम नहीं है। शोरूम्स बेचती है, आप भी बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका लीगल ऑब्लिगेशन। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है और ये लीगल ऑब्लिगेशन है। तो लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है एनफोर्सिएबल बाय लॉ, जहाँ पे कानून की नज़रों में सारी चीज़ें फेयर होनी चाहिए, तो इसे हम कहते हैं एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो देखो अभी मैं आपको जो है एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने जो भी डिस्कस किया वो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो आप एग्ज़ाम में प्रेजेंट करेंगे, एग्जामिनर को बहुत अच्छा आप जो है एक इम्पैक्ट देंगे कि आपकी प्रेजेंटेशन, आपने क्या पढ़ा है, वो सारी चीज़ें आप दर्शा रहे हैं अपने आंसर शीट पे। देखो प्रपोजल आपने प्रपोज किया, वो एक्सेप्ट हुआ, आपने प्रपोज किया वो एक्सेप्ट हुआ, यानी कि एक्सेप्टेंस मिली, एक्सेप्टेड प्रपोजल ठीक है, एक्सेप्टेड प्रपोजल हुआ। तो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, इसको मैं प्लस बना देता हूं, ये क्या बन जाता है आपको, एग्रीमेंट बनता है ना। इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यही एग्रीमेंट ठीक है, मैं अगर मैं प्लस कर दूं एनफोर्सिबिलिटी, अगर यही एग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी मैं प्लस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट, अब इसको आप जो है एक प्रोसेस से शो करेंगे। सबसे पहले मिस्टर ए ने प्रपोज किया, यानी कि ऑफर रखा, ठीक है। मिस्टर ए ने जो है प्रपोज किया, ऑफर रखा, तो यहां पे इसे एक्सेप्ट किया मिस्टर बी ने इसे एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्टेंस मिली। अब एक्सेप्टेंस मिली तो ऑफर भी हुआ, एक्सेप्टेंस मिली, तो हम इसे क्या कह देते हैं, इसे हम कह देते हैं एग्रीमेंट। इसे आप क्या कहेंगे, एग्रीमेंट। क्लियर है। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका एग्रीमेंट कहलाता है, ठीक है। अब एग्रीमेंट प्लस अगर हम बात करें एनफोर्सिएबल एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, तो एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या कहलाएगा आपका, ये जब एग्रीमेंट और एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ बनते हैं तो ये क्या कहलाते हैं आपके, ये कहलाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझा रहा हूँ। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है टेलीग्राम लिंक से ये पीडीएफ मिल जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन नहीं किया है, चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप जो है उसे जल्दी ज्वाइन करें, ताकि आपको जो है सारे पीडीएफ्स मिलते रहें और आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी ना रुके।